हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया यादव और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में अपना लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पावर के बारे में और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रैक्टिकल यूजेस हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि आखिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सो when an electric current is passed through a conductor, it generates heat due to the hindrance caused by the conductor to the flowing current. The work done in overcoming the hindrance to the current generates heat in that conductor. The generated heat is used for many purposes. हमें पता है कि हर एक कंडक्टर में एक जो भी करंट फ्लो करती है तो उसमें एक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है कि जो भी करंट के फ्लो को जो रेजिस्टेंस अपोज करता है, जो हिंड्रेंस ऑब्टेन होता है फ्लोइंग करंट के लिए, उसकी वजह से किसी भी कंडक्टर में एक हीट जनरेट होता है हिंड्रेंस की वजह से। और यही जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में ड्यू टू द हिंड्रेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस जो हीट प्रोड्यूस होती है इसके कई सारे प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स हैं, यूजेस हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स एंड दीज आर द रेजिस्टेंस दैट इज R ऑफ द कंडक्टर, द टाइम T फॉर विच द करंट फ्लोज, द अमाउंट ऑफ करंट I। हमने देखा कि जो भी करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करती है और उसके हिंड्रेंस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड द सेकेंड थिंग टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, एंड द थर्ड थिंग इज करंट पे डिपेंड करता है। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को देखें ध्यान से तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सेकेंड थिंग, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। एंड द थर्ड थिंग, जितने लार्जर टाइम पीरियड के लिए करंट फ्लो करेगी उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड कर लें तो हमें एक इक्वेशन मिलता है जिसे हम जूल्स इक्वेशन कहते हैं। And this equation is H equal to I square RT, where H is the heat produced or dissipated, I is current flowing, and the R is resistance, and T is time period. So basically H equal to I square RT जो हमारा इक्वेशन है जो कि हीटिंग इफेक्ट के लिए हमें मिलता है, इसे हम जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग भी कहते हैं। अगर हमने जो लास्ट इक्वेशन देखा है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, दैट इज़ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। सो बेसिकली हम इस इक्वेशन को H इक्वल टू वी आई टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे H है एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम, एंड V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, I इज़ करंट एंड T इज़ द टाइम पीरियड। अब हम पढ़ते हैं कि जो भी हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में हिंड्रेंस की वजह से या ऑब्स्टेकल की वजह से, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है। जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है इसके भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर हम देखें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज इन द फॉलोइंग: द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, द इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अगर हम इन सारी अप्लाइंसेस को देखें तो जो हम आयरन नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने कपड़े आयरन करने के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर है, लॉन्ड्री एंड इलेक्ट्रिक केटल है, हेयर ड्रायर है, ये सारी चीज़ें सिर्फ जूल्स के हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंडेंट हैं। दैट मीन्स कि जो भी हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसका सही यूज़ कर रहे हैं। और अगर इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देखें कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो जो फ्यूज़ यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो भी इसी फैक्टर पे डिपेंड है। फ्यूज़ करता क्या है कि हमारे सर्किट को किसी अगर पावर मान लीजिए इलेक्ट्रिक वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी या शॉर्ट सर्किट होता है, तो फ्यूज़ पूरे जो अप्लाइंसेज उनको डैमेज होने से बचाता है। कैसे कि जो जैसे ही वोल्टेज हाई होगा जो फ्यूज़ हीट होता है और ये तुरंत ही मेल्ट होकर सर्किट से शॉर्ट होके तुरंत करंट के फ्लो को रोक देता है।
अगर इसका एक एग्जांपल और देखें कि जो बल्ब हम यूज़ करते हैं नॉर्मली घर में, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल के हीटिंग इफेक्ट पे ही बेस्ड हैं। ना इलेक्ट्रिक पावर, हमने पावर तो पढ़ा है कि पावर बेसिकली होता क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, बट अगर हम इलेक्ट्रिकल टर्म में बात करें तो पावर इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी किसी भी सर्किट में, वो जिस रेट से कंज्यूम होगी या यूज़ करेंगे किसी भी सर्किट में, वही इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। सो पावर भी यहाँ पे सेम है, दैट जैसा कि हमने पहले पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क, बट हम इलेक्ट्रिक टर्म्स के टर्म की बात करें तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंज्यूम होने का रेट ही पावर कहलाता है, या इसे हम इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल P, जिसे हम जनरली डिनोट करते हैं पावर को P से। अगर हम पावर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला देखें तो P = VI होता है, जहाँ पे P हमारा पावर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड I करंट है। बट अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, हमें पता है V = IR होता है। अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, या थोड़ी सी चीज़ें चेंज करके मॉडिफाई करिए, तो हम पावर को और भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एंड दीज आर P = I²R एंड दैट इज इक्वल टू द V² डिवाइडेड बाई R। ये सारे इक्वेशंस भी पावर के लिए ही हैं, मतलब बेसिकली क्या है हमने कि ओम्स लॉ को थोड़ा सा हेल्प लेके पावर के इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। एंड यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है, R रेजिस्टेंस एंड P इज द पावर। अब आते हैं कि पावर जो हमने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पावर की यूनिट क्या है एंड ऑल। सो SI ऑफ पावर इज वॉट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल W। 1 watt is equal to the power consumed by a device that carries a 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। अगर हमें पता है कि पावर की यूनिट वॉट होती है, अगर हम बेसिकली यहाँ से 1 watt की वैल्यू जानना चाहें तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 watt की वैल्यू क्या होगी कि किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन उस कंडक्टर या डिवाइस का जो पावर होगा वो 1 watt के इक्वल होगा। अब जो वॉट है बहुत ही स्मॉलर यूनिट है पावर को मेज़र करने के लिए। बेसिकली हम जानते हैं जैसे पावर हाउसेज हैं जहाँ की बहुत ही हाई वोल्टेज है, दैट मीन्स वोल्टेज हाई है तो पावर भी बहुत ही ज़्यादा होगा। सो वॉट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट टू मेज़र द पावर। सो हम करते क्या हैं कि और भी लार्जर यूनिट्स हैं पावर की, हम यूज़ करते हैं पावर को मेज़र करने के लिए, एंड दीज आर किलोवाट आवर, एंड द अदर यूनिट इज यूनिट। किलोवाट आवर को हम बेसिकली यूनिट के जनरल नेम से जानते हैं। एंड अगर हम 1 किलोवाट आवर की वैल्यू जानना चाहें तो बहुत ईजिली फाउंड आउट कर सकते हैं, एंड विच इज़ गिवन बाय एज फॉलोइंग। 1 kilowatt hour equal to the 1000 watt into 3600 second, which is equal to the 3.6 into 10 to the power 6 watt second। अगर हम इसी को फिर से दूसरी यूनिट में लिखना चाहें तो 1 किलोवाट आवर की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखना कि जो किलोवाट आवर है वो एनर्जी या जूल में हमेशा डिफाइन होती है। कई बार ऐसा स्टूडेंट्स होते हैं कि कंफ्यूज आते हैं, जो यूनिट है इसके डिफरेंट कर देते हैं, बट किलोवाट आवर जो एनर्जी है यूनिट हमेशा पावर या हम एनर्जी और यह एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। सो इसकी यूनिट हमने जूल लिखी है, ये वॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।